Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 21st of September 2021, Tuesday. Inspiration of the day is happiness is found when you stop comparing yourself to the others. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. STT collection in September to exceed full year's target. STT stands for Security Transaction Tax. So basically news is all about the collection of STT, and as per the news, as per the Business Standard news, security tax collection is set to exceed the budget target for the full or complete financial year even in the month of सितंबर इट्सेल्फ, यानी सितंबर के मंथ तक जितना एसटीटी कलेक्शन हुआ है वो एसटीटी कलेक्शन जो कि गवर्नमेंट ने बजट में प्लान किया था फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर, फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, उससे भी ज़्यादा एक्सीड होने वाला है on the back of increased retail participation in the stock market. पैंडेमिक में स्टॉक मार्केट ने बहुत ज़्यादा बूम किया है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट जो रीज़न रहा है वो रिटेल पार्टिसिपेशन रहा है. रिटेल पार्टिसिपेशन मतलब जो छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन नहीं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन इस पैंडेमिक के ड्यूरेशन में स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन जो हुआ है वो सितंबर के मंथ में ही बजट टारगेट को अचीव करने वाला है. अगर हम क्वांटम की बात करें तो एसटीटी कलेक्शन एज ऑन द सितंबर 16 stood at 12,000 crore compared to the budget target. What was the budget target? Budget target was 12,500 crore. यानी सितंबर के मंथ में ही क्वार्टर 2 के ख़त्म होते ही, क्वार्टर 3 के ख़त्म होते ही हम ये कह सकते हैं कि जो बजट स्टैब्लिश किया गया था एसटीटी कलेक्शन के लिए वो अचीव हो जाएगा. एंड दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ एट वन हैंड. और पिछले साल के कंपैरिजन में 50% का इंक्रीज़ देखा गया है. पिछले साल यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में सितंबर तक अप्रॉक्सीमेटली 8,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन हुआ था. हालांकि हम ये कह सकते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पैंडेमिक का इम्पैक्ट था जिसकी वजह से भी ये लो बेस इफेक्ट हो सकता है. हमें 50% का इंक्रीज़ दिख रहा है. लेकिन अगर प्री कोविड की बात करें यानी फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 की बात करें तो टैक्स कलेक्शन वो 6,000 करोड़. तो इसका मतलब कि प्री कोविड से भी इन परसेंटेज टर्म्स में प्री कोविड में कितना था, 6,000 करोड़ का कलेक्शन हुआ था सितंबर तक का. पैंडेमिक में 8,000 करोड़ तक का कलेक्शन हुआ और जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में आते आते सितंबर तक 12,000 करोड़ का कलेक्शन सितंबर के मंथ तक हो चुका है एसटीटी का. एंड दैट इज सिंपली इंडिकेटिंग दैट मार्केट इज ओवरहीटेड एंड द पॉजिटिव सेंटिमेंट अराउंड इकोनॉमिक रिकवरी इज एडिंग द हायर देन एक्सपेक्टेड रिवेन्यू. इसके अलावा गवर्नमेंट की जो कुछ स्कीम्स थी, कुछ पॉलिसीज़ थी, उसके अनाउंसमेंट के बाद भी बहुत सारे सेक्टर में पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप हुआ जिसका सीधा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में देखने को मिला. जैसे कि बैड न्यूज़ जो NARCL का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ है अभी रिसेंटली, उससे भी बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट. और ये ऐसा नहीं कि अभी अनाउंसमेंट हुआ है तो इमीडिएटली इसका फ़र्क, मार्केट में जो फ़र्क दिख रहा है, इम्पैक्ट दिख रहा है इस अनाउंसमेंट का टेलीकॉम इंडस्ट्री के रिलीफ पैकेज को लेकर के वो इमीडिएटली दिख रहा है. लेकिन इसका जो डिस्कशन था, एंटिसिपेशन था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए रिलीफ पैकेज लेकर आएगी, ये बहुत टाइम से चल रहा है. तो जब से ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ, जब से गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया दैट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग फॉर अ रिलीफ पैकेज टू टेलीकॉम इंडस्ट्री, तब से इसका सीधा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है. तो बैड बैंक का अनाउंसमेंट, टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए रिलीफ पैकेज का जो अनाउंसमेंट हुआ था, और स्पेशली जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ने लाई है, किसके लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, जो कि इवन प्री कोविड अगर पैंडेमिक का टाइम देखें, प्री पैंडेमिक के टाइम, उस टाइम से स्टैगर्ड कर रहा है. तो इंसेंटिव जो PLI इंसेंटिव स्कीम ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए लाई है, इन सारी न्यूज़ ने, इन सारे इवेंट्स ने, इन सारी पॉलिसीज़ ने, इन सारे अनाउंसमेंट्स ने स्टॉक मार्केट में एक
पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप किया है इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर के, और जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें रिटेल पार्टिसिपेशन के फॉर्म में दिख रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि एसटीटी क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होगा कि एसटीटी क्या है। तो न्यूज़ को समझने के लिए थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली एसटीटी है क्या। अगर बहुत सिंपल फॉर्मेट में मैं बताऊँ तो एसटीटी इज़ अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स, जैसे कि अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा इसके अलावा और कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स होते हैं। तो एसटीटी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स है विच इज़ सिमिलर टू TCS. TCS means tax collected at source या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो एसटीटी इज अ डायरेक्ट टैक्स, याद रखेंगे, लेविड ऑन एवरी परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो सिंपल सी बात है, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, सेल और परचेज होते हैं सिक्योरिटीज़ के, कौन से सिक्योरिटीज़ के, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उन सारी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस पर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाता है। एंड दिस पर्टिकुलर टैक्स इज गवर्न्ड बाय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसटीटी एक्ट भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि लायबल होती हैं टैक्स के लिए। अगर हम बात करें तो इक्विटी, डेरिवेटिव, यूनिटी ऑफ इक्विटी, ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ऐसी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं इन पर एसटीटी अट्रैक्ट होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड द अनलिस्टेड शेयर्स, ऐसा नहीं कि हमेशा लिस्टेड शेयर्स ही, इवन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ भी कुछ कुछ एसटीटी अट्रैक्ट करती हैं। कौन कौन सी? अनलिस्टेड शेयर्स सोल्ड अंडर एन offer for sale to the public included in IPO where such shares are subsequently listed in stock exchanges। और एसटीटी कितना अमाउंट होता है? अमाउंट टू बी पेड ओवर एंड अबव ट्रांजैक्शन वैल्यू, जितनी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके ऊपर एसटीटी लगता है। इसका मतलब जैसे कि ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्रीज होती है, टैक्स कलेक्शन भी इंक्रीज होता है। इसका मतलब जैसे कि मार्केट ओवरहीट करेगा, मार्केट बढ़ेगा, मार्केट में शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे तो ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ेगी और एसटीटी भी बढ़ेगा। तो हैंस इंक्रीजेस द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो जैसे अब चूंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लग रहा है तो डेफिनेटली ये जो ओवरऑल कॉस्ट आती है ट्रांजैक्शन की उसको भी इंक्रीज करता है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रांजैक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है एसटीटी लगने के बाद में, और इसके बावजूद भी इंडिया में इस समय सितंबर के मंथ तक ही एसटीटी कलेक्शन बढ़ रहा है। तो नाउ यू कैन इमेजिन द पॉजिटिविटी एंड द रिटेल पार्टिसिपेशन इन द स्टॉक मार्केट एंड द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक मार्केट नाउ दीज डेज। वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक मार्केट्स मीन्स वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स ट्रेडिंग ऑन स्टॉक मार्केट। तो ऐसी कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि एसटीटी अट्रैक्ट करती हैं? शेयर्स, स्क्रिप्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर स्टॉक्स और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ अ लाइक नेचर। डेरिवेटिव्स में भी एसटीटी लगता है। यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू द इन्वेस्टर्स इन सच स्कीम्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ इक्विटी नेचर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारी ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जिस पे एसटीटी अट्रैक्ट होता है। Hence securities include all of the above and the purpose of STT levy that the traded on recognized stock exchanges of market transaction are out of the purview of STT। तो बहुत सीधी सी बात है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, लिस्टेड हैं, तो उन पर सीधा एसटीटी अट्रैक्ट होगा। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं वो जनरली एसटीटी के परव्यू से बाहर होते हैं। यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखने की बात है कि जो सिक्योरिटी एसटीटी एक्ट है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो एक्ट है, उस पर उस पर्टिकुलर एक्ट में सिक्योरिटी वर्ड कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। जो सिक्योरिटी की डेफिनेशन है वो हमने दूसरे एक्ट से ली है। तो यहाँ पर इस
कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एसटीटी एक्ट में सिक्योरिटी टर्म डिफाइंड इस तरीके से, तो एसटीटी एक्ट में सिक्योरिटी एक्ट कहीं सिक्योरिटी टर्म जो डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी कहीं भी नहीं दी हुई है। हम जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट है, वहाँ से हमने सिक्योरिटी की डेफिनेशन उठाई है। तो बेसिकली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, या शॉर्ट फॉर्म में बोले एसटीटी जो होता है वो टीडीएस की तरह काम करता है। तो अब आ जाते हैं वापस न्यूज़ में। सो एसटीटी इज अ डायरेक्ट टैक्स दैट इज पेबल ऑन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन डन थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज। सो लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जिनकी ट्रेडिंग हो रही होती है, परचेज सेल हो रहा होता है, उस पर एसटीटी अट्रैक्ट होता है और एसटीटी की वजह से ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ जाती है। ये आप थोड़ा सा दिमाग में इसको फिट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट अदर सिक्योरिटीज़ के लिए, अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग अमाउंट का अलग अलग परसेंटेज में एसटीटी अट्रैक्ट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, इट लेविड 0.1% ऑफ टर्नओवर फॉर डिलीवरी बेस्ड इक्विटी ट्रांजैक्शन, वाइल द इंट्राडे ट्रांजैक्शन अट्रैक्ट STT is nil, and for sale it is 0.025% on the turnover. So STT is a direct tax payable on the value of securities. तो अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अलग अलग परसेंटेज अट्रैक्ट होता है STT का। अब बात देख लेते हैं कि डेटा क्या कहता है। तो एसटीटी कलेक्शन तो सितंबर तक अपना टारगेट अचीव कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम एसटीटी अदर जो टैक्स हैं, कॉरपोरेशन टैक्स की अगर हम बात करें तो कॉरपोरेशन टैक्स कलेक्शन अगर हम देखें पिछले लास्ट 3 सालों का, तो कॉरपोरेशन टैक्स में जो कलेक्शन है वो पैंडेमिक ईयर को छोड़ करके जो हमारा करंट ईयर उसमें इंक्रीज़ हुआ। इसी तरह पर्सनल इनकम टैक्स में भी इंक्रीज़ देखने को मिला है। दिस इज़ अ नंबर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ ट्रिलियन। ग्रोथ कॉरपोरेशन टैक्स में जो हुई है वो -31% की हुई है फॉर पैंडेमिक ईयर, जो कि पहला हमारा फाइनेंशियल ईयर 21 था। हालांकि कॉरपोरेशन टैक्स कलेक्शन में 82% का इंक्रीज देखा गया है फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर, और पर्सनल इनकम टैक्स में 63% का इंक्रीज। तो एसटीटी में भी अगर 50% का इंक्रीज हो रहा है कलेक्शन में, तो इट इज़ नॉट अ वेरी सरप्राइजिंग ट्रेंड, क्योंकि कॉरपोरेशन टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन दोनों में ही परसेंटेज टर्म्स में इंक्रीज दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस ईयर। ऑल्दो यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे कि लो बेस इफेक्ट का या लो बेस का भी इम्पैक्ट यहाँ पर क्लियर है, क्योंककि अगर आप देखें कॉरपोरेशन टैक्स को प्री पैंडेमिक से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ एक्चुअल में नहीं हुआ है। जो ये 82% का और ये 63% का इंक्रीज़ दिख रहा है, दैट इज़ इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर था? पैंडेमिक ईयर था। एंड दिस इज़ द डेटा ऑल अबाउट द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो अब देख लेते हैं सम अदर news article number 2 that is given on page number 4. Rupee falls after YLN renew calls for raising US debt ceiling. The rupee fell on Monday. मंडे को जो रुपी की वैल्यू है वो डॉलर के कंपैरिजन में फॉल करी। क्यों फॉल करी? क्योंकि जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं हैज़ रिन्यूड हर कॉल फॉर रेजिंग द कंट्रीज डेट सीलिंग टू अवॉइड द प्रोबेबल डेट डिफॉल्ट बाय द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। माइंड इट, दिस इज नॉट UN, दिस इज यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने जो यूएस यानी कंट्री की जो डेट सीलिंग थी उसको रिन्यू करने का अनाउंसमेंट किया है। किस लिए? टू अवॉइड द डिफ़ॉल्ट सिचुएशन, जो कि उनका ये कहना है कि यूएस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अगर यूएस जैसी कंट्री डिफ़ॉल्ट होती है अपने डेट पर, इट विल हैव अ ह्यूज एंड फाइनेंशियल क्राइसिस और फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। सो नॉट वंस, आज तक फिलहाल यूएस उनके अकॉर्डिंग यूएस की कंट्री जो है यूएस जो है वो डेट डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, एंड डूइंग सो वुड लाइकली प्रिसिपिटेट अ हिस्टोरिक फाइनेंशियल क्राइसिस दैट वुड कंपाउंड द डैमेज ऑफ कंटिन्यूइंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। और इसीलिए जो कंट्री के डेट सीलिंग है उसको इंक्रीज़ कर दिया। और इस अनाउंसमेंट के बाद जो इंडियन रुपी INR की जो वैल्यू है वो फॉल करी है। इससे पहले भी हमने एक बार न्यूज़ डिस्कस करी थी जहाँ पर यूएस
के एक अनाउंसमेंट के बाद से इंडिया की जो INR, जो इंडियन रुपीज़ की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हुई थी, इंडिया रुपीज़ एप्रिशिएट हुआ था। यहाँ पर डेट, जो कंट्री की डेट सीलिंग है उसके रिन्यूअल के अनाउंसमेंट के बाद से जो INR है वो डेप्रीशिएट हुआ है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ऐसी अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ में डिस्कस भी किया था कि US ने ऐसा कौन सा अनाउंसमेंट किया था जिसके बाद इंडियन रुपीज़ की जो वैल्यू हुई थी वो एप्रीशिएट करी थी। तो अभी आज की न्यूज़ में फिलहाल के लिए इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट US इज़ गोइंग टू रिन्यू इट्स डेट सीलिंग, जिससे कि जो डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क आ रहा है US पर वो रिड्यूस होकर डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ US जैसी इकॉनमी, इतनी बड़ी इकॉनमी, तो इट कुड ट्रिगर द स्पाइक इन इंटरेस्ट रेट, steep drop in the stock market prices and other financial turmoils in the USA as well as the other economies। और जो रिकवरी के पाथ पे चल रहा है वर्ल्ड इकॉनमी नहीं, अदर इकॉनमीज़ में, वो इमीडिएटली रिसेशन के पाथ में चली जाएंगी एंड बिलियंस ऑफ डॉलर ग्रोथ एंड मिलियंस ऑफ जॉब वुड बी लॉस्ट एज पर द US ट्रेजरी सेक्रेटरी, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ एक्चुअली प्लानिंग टू रिन्यू द कंट्री डेट सीलिंग। बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ वेरी टेक्निकल न्यूज़। तो सीधा जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा, US के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी, उनका ये कहना है कि जब हम बोरो कर सकते हैं और ज़्यादा और चीप अमाउंट में, देन वाई शुड वी नॉट बोरो, वाई शुड वी गो फॉर डिफ़ॉल्ट। और इवन जो US के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपने अनाउंसमेंट में ये भी मेंशन किया कि इससे पहले भी US में डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन आ चुकी है, बट बिकॉज ऑफ सर्टन मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट दिस सिचुएशन वाज रिवर्स, और वही सिचुएशन दोबारा नहीं आने दी जाएगी। दैट इज़ वाई दे आर गोइंग टू रिवाइज और रिन्यू देयर कंट्री डेट सीलिंग। So after this announcement of Mr. Yellen, this is the trend that Indian rupees has reflected. इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, दिस इज अ रिवर्स स्केल। ये रिवर्स स्केल है, इट मीन्स रुपीज वर्सेस डॉलर, डॉलर की स्केल है, एक्सचेंज रेट की स्केल है। यहाँ पर अगर ग्राफ नीचे जा रहा है, दैट सिंपली इंडिकेटिंग दैट रुपी इज डेप्रीशिएटिंग। इस ग्राफ को थोड़ा सा पढ़ना आप सीख लीजिए। अगर ये नीचे जा रहा है, दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज गोइंग स्लाइडवर्ड डाउन, इट सिंपली इंडिकेट दैट रुपी इज डेप्रीशिएटिंग, इट्स डेप्रीसिएशन। और अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे 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 से मूव कर रहा है, इट्स मीन्स रुपी इज एप्रीशिएटिंग। कैन यू सी दीज नंबर्स? तो कल के अनाउंसमेंट के बाद ये ग्राफ थोड़ा सा स्लाइटली डाउनवर्ड हुआ है, दैट इंडिकेट्स दैट रुपी इज डेप्रिसिएशन आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ डेट सीलिंग रिन्यूअल बाय US। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़। प्लीज मेटल स्टॉक टम्बल ऑन एवरग्रांड क्राइसिस। So there was a meltdown in metal stock on Monday as a debt crisis at one of the China's biggest property developer, that is Evergrande, and this particular event led to the global decline in the industrial metal and ore prices, और उसका सीधा इम्पैक्ट हमें इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखने को मिला। तो जो एक डेट क्राइसिस जनरेट होती है, कहाँ पर जनरेट होती है? चाइना की एक बड़ी कंपनी जो कि एक बिगेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी है, उसमें एक डेट क्राइसिस जनरेट होती है, और जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें इंडिया की मेटल और ये जो कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक प्राइसेस पर देखने को मिलता है। जैसे कि टाटा स्टील में जो एक दिन में जो परसेंटेज चेंज है, स्टॉक प्राइस जो फॉल किए हैं वो -9.5% तक फॉल किए हैं। जिंदल का -9.1, NMDC -7, JSW स्टील -7, स्टील अथॉरिटी -6, हिंडाल्को -6, वेदांता -5 एंड हिंदुस्तान जिंक -3। तो कैन यू इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ event when country like US get default? That is why every global global event has impact on stock market, not only in India but the stock market of other countries also। तो यहाँ पर एक चाइना की एक प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनीज जो हैं वहाँ पर एक डेट क्राइसिस जनरेट हुई, जिसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया की मेटल और ओर प्राइसेस पर दिखा। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो मेटल और ओर कंपनीज हैं, दे आर द सप्लायर्स फॉर दैट पर्टिकुलर
मार्केट ऑफ चाइना, हमारे मेटल्स हमारे और वहाँ सप्लाई होते हैं। तो अगर एक बड़ी कंपनी वहाँ की डेवलपर कंपनी फॉल हो रही है तो उसका इम्पैक्ट अदर डेवलपर्स पर भी दिखेगा, और जिसकी वजह से जो सप्लाई है, जो डिमांड है, वो फॉल करेगी, और सीधा इसका इम्पैक्ट हमारे स्टॉक प्राइसेस, हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस पर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट में मेटल के प्राइसेस हैं वो टम्बल किए हैं मंडे को। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एसबीआई ट्वीक्स skin in the game rules, mutual fund staff below 35 to invest 10% in first year। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने मंडे को एक सर्कुलर निकाला। उस सर्कुलर में क्या कहा है? सर्कुलर में मैंडेट किया है, किस चीज़ के लिए मैंडेट किया है? मैंडेटेड पेइंग अ फिफ्थ कॉम्पनसेशन टू key employee of asset management companies in the form of mutual funds units ahead of its implementation date of October 1st। तो एसबीआई सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने मंडे को जितनी भी जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको डायरेक्शन दिए हैं कि आप अपने जो की एम्प्लॉयज़ हैं उनको फिफ्थ ऑफ कॉम्पनसेशन म्यूचुअल फंड्स की यूनिट के फॉर्म में दें। अगर किसी एम्प्लॉय को आप 100 रुपये सैलरी दे रहे हैं, इट्स अ हाइपोथेटिकल नंबर, डोंट टेक इट सीरियसली, तो इसका 1/5 पार्ट जो है दैट शुड बी गिवन इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स। तो की एम्प्लॉयज़ जो है बेसिकली जो टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या मिडिल लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं। इसके अलावा रेगुलेटर ने यह भी कहा है कि जो जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं, कौन जूनियर एम्प्लॉयज़, किसको जूनियर एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी है? दोज बिलो द एज ऑफ 35 years would have to invest only 10% of their compensation in mutual funds of that particular company in the very first year and 15% in the second year as against 20% for the अदर एम्प्लॉयज़। तो ऐसे एम्प्लॉय जिनकी एज 35 साल से कम है उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, जबकि जो दूसरे एम्प्लॉयज़ है जो 35 साल से ऊपर है उनको 20% इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड्स यूनिट में। हाउएवर CEO, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड फंड मैनेजर्स even if below the age of 35 years of age will not get this benefit। हो इसका मतलब कि अगर आप CEO हैं उस कंपनी के, आप टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं या आप MD हैं, तो उस केस में ये 35 ईयर्स वाला जो क्लॉज है यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। यू मे बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, बट इन दैट केस यू टू ऑल्सो हैव टू हैव 20% ऑफ योर सैलरी इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स यूनिट। इसके अलावा सेबी ने कुछ और चेंजेस भी किए हैं। जो टर्म की एम्प्लॉयज़ है उसको रिप्लेस कर दिया है डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ से। अब जो की एम्प्लॉयज़ उनको डेजिग्नेटेड मतलब टॉप एग्जीक्यूटिव, CEOs, MD, GM, ये सब जो होते हैं दे आर द डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय। क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्यों किया सेबी ने? वाई सेबी इज डूइंग दिस? सो दिस मूव कम्स एमिड द कंसर्न रेस्ड बाय द इंडस्ट्री। क्या कंसर्न इंडस्ट्री ने रेज किया था? अबाउट रिटेनिंग द टैलेंट इन द वेक ऑफ न्यू कॉम्पनसेशन नॉर्म्स जो कि रिसेंटली सेबी ने लाए। उन कॉम्पनसेशन नॉर्म्स की वजह से इंडस्ट्री का ये कहना था कि ऐसा अगर आपके कॉम्पनसेशन नॉर्म्स को हम फॉलो करेंगे तो हम टैलेंट को रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो उसी रिटेंशन के लिए सेबी ने ये नया सर्कुलर लाया है विच आर बीइंग इंट्रोड्यूस टू रीअलाइन द इंटरेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड एग्जीक्यूटिव विद देयर यूनिट होल्डर्स। तो न्यू कॉम्पनसेशन लॉ को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए, टैलेंट को रिटेन करने के लिए सेबी हैज़ ऑल्सो रिप्लेस द नॉमेनक्लेचर ऑफ द की एम्प्लॉयज़ एंड ब्रिंग दिस सर्कुलर। सो इंडस्ट्री प्लेयर्स सेड इट रिमेन टू बी सीन if this would impact a wider range of employees, whether it would give fund houses more discretion to decide the applicability of the new norms। हालांकि इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस नए सर्कुलर से भी, बट स्टिल उनका ये कहना है कि ये देखना है कि जो नए नॉर्म्स आए हैं क्या ये एम्प्लॉय को बेनिफिट करेंगे, क्या इस नए नॉर्म से वी विल बी एबल टू रिटेन द एम्प्लॉयज़ और नॉट। तो फिलहाल के लिए सेबी का नया सर्कुलर आया, लेट्स सी इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और इंडस्ट्री जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेबी SBI प्रिपेयर्स टू सपोर्ट टाटास बिड फॉर एयर इंडिया। सो SBI जो इंडिया का सबसे बड़ा लेंडर्स है, इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
will pondering over to support Tata Group's bid for soon to be privatized Air India by subscribing to Tata Sons debentures or funding the special purpose vehicle set up by Tata Sons for this acquisition. तो टाटा के अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए टाटा के अलावा ऐसी और कौन सी कंपनी है, हमने डिस्कस किया इस न्यूज़ को, जिसने एयर इंडिया के लिए बिडिंग करी है। एक तो टाटा है, टाटा तो बहुत टाइम से ही न्यूज़ में थी एयर इंडिया को लेकर के। इसके अलावा जो फाइनल बिडिंग हुई है उसमें एक और कंपनी ने बिड करा है एयर इंडिया के लिए। तो फिलहाल के लिए जो SBI है, दैट इज़ द लार्जेस्ट लेंडर ऑफ कंट्री इंडिया, इज सपोर्टिंग द टाटा, वो टाटा को सपोर्ट कर रहा है। तो इसके लिए टाटा के डिबेंचर्स को खरीदेंगे। जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है, किस लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया टाटा सन्स ने? फंड रेज करने के लिए। किस लिए फंड रेज करना है? एयर इंडिया को खरीदना है। तो उस स्पेशल पर्पस व्हीकल में भी SBI इन्वेस्ट करेगा। सो बैंकर्स सेड दैट क्रेडिट रेटिंग ऑफ टाटा ग्रुप्स होल्डिंग कंपनी इज AAA, तो it is a secure venture for SBI and that is why SBI is supporting the Tata's bid or Tata's deal to acquire the Air India and this is the fundamental of Air India. Definitely you do not need to mucked up, but हाँ थोड़ा सा फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है एयर इंडिया की और उसको एक्वायर करने के बाद टाटा पर क्या फ़र्क पड़ेगा, टाटा पर कितनी लायबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, इसका थोड़ा सा आइडिया आप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट इज़ गोइंग ऑन नाउ दीज डेज। GST ऑन आइसक्रीम पार्लर्स में लेड टू लिटिगेशन। तो फ्राइडे को जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए हैं और उस कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस में ये आइसक्रीम पार्लर्स पर जो GST लगाने की बात हुई है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। सर्टेन क्लैरिफिकेशन बाय द GST काउंसिल सच एज टैक्स रेट्स ऑन आइसक्रीम पार्लर्स एंड रॉयल्टी पेड टू स्टेट गवर्नमेंट्स ओवर द मिनरल राइट्स में टर्न आउट टू बी द कंटेंशियस एंड लेड टू द लिटिगेशन। तो एक ये आइसक्रीम पार्लर्स पर जो GST लगा है, इसके अलावा जो मिनरल राइट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के उस पर भी जो GST इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, ये दोनों जो डिसीजन हुए हैं या ये दोनों जो रूल इम्प्लीमेंट इसको लेकर के कई सारी जगह लिटिगेशन मिल सकता है या कंटेंशियस या झगड़े या विवाद डेवलप हो सकता है एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड। द काउंसिल at its meeting in Lucknow on Friday had clarified that ice cream parlors will attract goods and services tax. And the clarification said these parlors sell already manufactured ice cream and such supply would draw approximately 18% GST। आइसक्रीम पार्लर्स पर 18% की GST इम्प्लीमेंट करने की बात हुई है। अब जो आइसक्रीम पार्लर के जो ओनर्स हैं उनका ये कहना है कि 200 पटिशन डिफरेंट सेक्टर्स फूड सेक्टर से फाइल हुई हैं। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम पार्लर जो हैं दे आर एकिन टू रेस्टोरेंट्स एंड दे आर जस्ट लाइक रेस्टोरेंट। जैसे रेस्टोरेंट वैल्यू बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनमें केवल वैल्यू बेस पर आप सीधे टैक्स GST टैक्स इम्प्लीमेंट होता है, वैसे ही जो आइसक्रीम पार्लर्स हैं दे ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू द ईटेबल्स एंड हैंस टैक्सिंग दैम एट हायर रेट्स लीड्स टू अ लैक ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। तो काफ़ी सारे जो आइसक्रीम पार्लर्स की चेन हैं दे आर एक्चुअली फाइलिंग लिटिगेशन ऑन दिस पर्टिकुलर 18% टैक्स ऑन आइसक्रीम पार्लर। तो उनका कहना है कि जितना होटल या रेस्टोरेंट्स पे लगता है उतना ही एप्लीकेबल हो हमारे पर। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द सिंपल वैल्यू एडेड सर्विसेज। So that's all for today students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.